हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर को पढ़ेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर की बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है और इसमें और भी हम सीरीज को देखेंगे। ये बहुत ही बड़ा एक्सरसाइज है, इसमें बहुत तरह की बातें हैं। उसी में अभी हम एक फॉर्मूले को प्रूफ करेंगे। हमने लिखा हुआ है कि प्रूव दैट रो इज इक्वल टू, और एक्स है उसके ऊपर में एक रिंग बना हुआ है, फिर उसी तरह वाई में भी रिंग बना हुआ है और टोटल पावर है 3/2। और डाउन में देख रहे हैं तो किसी में सिंगल रिंग है और किसी में डबल रिंग है। मोडुली से इसको इनक्लोज कर दिया गया, मीन्स की रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा पॉजिटिव होता है, इसीलिए उसको इनक्लोज कर दिया। किसके लिए प्रूफ करना है कि फॉर पैरामीट्रिक फंक्शन विद पैरामीटर टी, कह रहा है कि इस फॉर्मूले को पैरामीट्रिक फंक्शन के लिए प्रूफ करना है मुझे। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग कैलकुलस में पढ़ते हैं, जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ही ये एक एक्सरसाइज है। मतलब ये कि dy/dx का यूज हम कहां कर सकते हैं। तो dy/dx यानी डेरिवेटिव का यूज हम रेडियस ऑफ कर्वेचर में भी करते हैं, इसीलिए ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंतर्गत मुझे पढ़ना है। ये जो यहां से देख रहे हैं आप, प्रूव दैट रो जो है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का सिंबल होता है। ये मॉडुलस है, x का रिंग है प्लस में y का रिंग है, टोटल ब्रैकेट इनक्लोज करके पावर 3/2 है, फिर x का रिंग है इनटू y का डबल रिंग है माइनस, और फिर ये रिंग का इंटरचेंजिंग हो गया है, ये 1 2 है तो ये 2 1 बन गया है। फॉर पैरामीट्रिक फंक्शन विद पैरामीटर t, कह रहा है कि पैरामीट्रिक फंक्शन है, उसके लिए ये प्रूफ करके दिखाइए। जब हम इसको प्रूफ करेंगे तो ये बहुत ही आसान है। कार्टेशियन में रेडियस ऑफ कर्वेचर को ऑलरेडी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। फॉर कार्टेशियन सिस्टम हम लोग ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। तो पहले हम लिख देंगे कि एज वी नो by Cartesian system, कार्टेशियन सिस्टम जिसमें फंक्शन जो है y इज इक्वल टू fx होता है। इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो किसके इक्वल होता है, तो इसका फॉर्मूला था मोडुली और 1 प्लस y1 का स्क्वायर, 1 प्लस y1 का स्क्वायर और टोटल ब्रैकेट इनक्लोज करके पावर था 3/2 और अपॉन में था y2 और फिर यहां से मोडुली इनक्लोज था। ये फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग कार्टेशियन सिस्टम में प्रूफ कर चुके हैं। कार्टेशियन सिस्टम मींस y इज इक्वल टू fx के फॉर्म में जो फंक्शन होता है वो कार्टेशियन सिस्टम होता है, और उसमें हम लोगों ने ये प्रूफ किया था। ये फॉर्मूला रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो दोनों साइड से मोडुली इनक्लोज है। y1 जो देख रहे हैं वहां वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को बता रहा है, मींस कि dy/dx को इंडिकेट कर रहा है। y2 जो देख रहे हैं वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को इंडिकेट करता है। तो अब मुझे ये प्रूफ करना है कि जब वो कार्टेशियन सिस्टम में था तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला ये होता था, और पैरामीट्रिक में
ऐसा कैसे बन गया? तो हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि लेट y इज इक्वल टू ft एंड x इज इक्वल टू gt r पैरामीट्रिक फंक्शंस। पहले हम लोगों ने ऑलरेडी पैरामीट्रिक फंक्शन की भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब भी कोई पैरामीट्रिक फंक्शन आता है तो हमेशा पेयर में होता है और वहां कोई थर्ड वेरिएबल आता है और वो थर्ड वेरिएबल मैंने मान लिया कि t है और मैंने बताया था कि पैरामीटर जो है पैरामीटर में मैक्सिमम थीटा, फाई और टी का यूज किया जाता है। मोस्टली यही सिंबल यूज करते हैं। फिर से एक हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर दे रहे हैं पैरामीट्रिक फंक्शन का। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये सर्कल का इक्वेशन है। कहा जाता है कि ये सर्कल का कार्टेशियन इक्वेशन है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन है कार्टेशियन फॉर्म। इसी को देखिएगा कि जब हम पैरामीट्रिक में आते हैं तो y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a cos थीटा और y इज इक्वल टू a sin थीटा। हमने ऐसे लिखे, ये भी सर्कल का इक्वेशन है, ये भी सर्कल का इक्वेशन है। कहिएगा कैसे? इसको भी स्क्वायरिंग करके ऐड करेंगे ना तो यही रिजल्ट आ जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है तो इसको हम बोलते हैं कि सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन है कार्टेशियन फॉर्म में, और इसको बोलते हैं कि सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन है पैरामीट्रिक फॉर्म में। इसको बोलते हैं कि ये पैरामीट्रिक फॉर्म है। और तीसरा वेरिएबल जो यहाँ दिख रहा है, थर्ड वेरिएबल, इसी को हम बोलते हैं कि ये पैरामीटर है, यानी यहाँ थीटा पैरामीटर है, बट हमने माना है कि टी पैरामीटर। तो अगर टी पैरामीटर है तब ये ऐसा होता है, x इज इक्वल टू a cos t, y इज इक्वल टू a sin t। तो वही हम लोग पढ़ रहे हैं कि कार्टेशियन में जब रहेगा तो उसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला ये, और जब वो पैरामीट्रिक में आएगा यानी ये पैरामीट्रिक है तो इसके लिए ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करने का। हालांकि हम ये जरूरी नहीं है कि इस फॉर्मूले को हम याद ही रखें, हम कार्टेशियन के फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, बट जब ये प्रूव करना होगा अगर आपको तो उस टाइम तो ये करके दिखाना होगा। इसलिए मैंने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, और इस फॉर्मूले को भी अगर याद रखते हैं तो हम आसानी से किसी भी पैरामीट्रिक फंक्शन का रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पैरामीटर कितना है? टी पैरामीटर। तो सबसे पहले इसमें जितने सारे सिंबल यूज हुए हैं उन सारे सिंबलों को हम एक बार फोकस करते हैं। एक एक्स है और एक्स का रिंग है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि देन एक्स का जो रिंग देख रहे हैं तो यहाँ पैरामीट्रिक, यहाँ पर पैरामीटर टी है तो एक्स रिंग का मीनिंग समझना है dx अपॉन dt। फिर उसी तरह y है और y का अगर रिंग है ऐसे तो ये समझना है आपको dy बाई dt। उसी तरह अगर x का डबल रिंग है तो आपको समझना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू t। उसी तरह अगर y का डबल रिंग है तो आपको
समझना है d2y अपॉन dtx। समझिए इन्हीं सारे सिंबलों को यहाँ एब्रिविएट करके लिखा होगा है, शॉर्ट में लिखा होगा है। यानी यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि x का जो रिंग लिखा हुआ है वो x रिंग का मीनिंग वहां पर dx बाई dt है। कब? जब पैरामीटर t है तब। अगर पैरामीटर यहाँ रहता थीटा तब ये होता है dx अपॉन dt। और ये फॉर्मूला हमको याद है कि कार्टेशियन में ऐसा होता है। इसी का हेल्प लेकर हम इसको भी प्रूफ करेंगे। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो इसमें देखेंगे कि सबसे पहले मुझे y1 कैलकुलेट करना है। क्या करना है मुझे? y1 कैलकुलेट करना है। तो देखिए हम लोग ये जानते हैं कि y1 जो है, y1 का मीनिंग जो है dy बाई dx होता है। y1 मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, कार्टेशियन। और ये dy बाई dx को dy अपॉन dt और इनटू में dt अपॉन dx लिख सकते हैं। फिर dt से dt कैंसिल हो जाएगा और फिर dy अपॉन dx ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन है कि वहां t क्यों लिए, ये कैसे मालूम चल रहा है? तो जो पैरामीटर होगा उसी को वहां सेलेक्ट करना रहता है। अगर पैरामीटर फाई रहता तो यहाँ पर हम फाई का सिलेक्शन करते हैं, और यहाँ पर पैरामीटर t है इसलिए हमने t को सेलेक्ट किया। अब आप बताएंगे कि इस रिजल्ट को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? dy अपॉन dt डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt। डिवाइड लिखते हैं। डिवाइड को जब हम इनटू में करते हैं तो ये इन्वर्ट हो जाता है, ऐसा जानते हैं। अब dy बाई dt जो आप देख रहे हैं इसी को हम बोलते थे y का रिंग बोलते थे, और ये डिवीजन का मतलब हुआ अपॉन, और dx बाई dt को हम बोलते हैं x का सिंगल रिंग बोलते हैं। x का सिंगल हो गया। यानी y1 का मीनिंग है, y1 जो देख रहे हैं आप, y1 का मीनिंग क्या है? y रिंग अपॉन x का रिंग। तो y1 हमने कैलकुलेट किया, उसमें लाकर पुट कर देंगे। अब मुझे y2 भी चाहिए। क्या चाहिए मुझे? y2 भी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे कि यहां से y1 जो हमने कैलकुलेट किया ये कितना है? y का रिंग और अपॉन x का रिंग, और इसको हम एक ब्रैकेट में इनक्लोज कर देंगे। अब मुझे निकालना है y2। तो y2 का मीनिंग है d2y और अपॉन में dx। y2 का मीनिंग ये है। अब इस चीज को आप ऑलरेडी जानते हैं कि इसको हम d अपॉन dx और dy अपॉन dx भी लिख सकते हैं। ऐसे लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। और आपको ध्यान रखना है कि y रिंग और x रिंग जो है ये सब जो है t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ है। अब हम क्या करेंगे उस चीज को देखिए। अब हम फिर चेन रूल से उसको सेट कर रहे हैं। d अपॉन dt और dy बाई dx की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे। तो y का सिंगल रिंग अपॉन और x का सिंगल रिंग, ब्रैकेट क्लोज कर दिए, और फिर यहां पर हमने लिख दिया dt और अपॉन में dx। फिर dt को कैंसिलेशन समझ सकते हैं। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, लेकिन आप ऐसा सोच सकते हैं कि dt से dt कैंसिल हो गया तो फिर अपने ओरिजिनल फॉर्म में चला जाएगा। अब ये t के रेस्पेक्ट में हो रहा है क्योंकि ये
y का रिंग और x का रिंग t के रेस्पेक्ट में था, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें क्वोशंट रूल यूज करेंगे। क्या करेंगे, क्वोशंट रूल का यूज करेंगे। तो क्वोशंट रूल का जब हम यूज करेंगे यानी u बाई v का, तो क्या होता है, डिनोमिनेटर, तो अब यहां पर हम बना लेते हैं, तो डिनोमिनेटर इनटू dc ऑफ न्यूमरेटर यानी d बाई dt और y का सिंगल रिंग, और यहाँ माइनस कर देंगे और फिर ये म्यूचुअली कर लिया जाता है, y का रिंग यहाँ और ये यहाँ हो जाता है, तो y का रिंग और इनटू में d बाई dt और x का सिंगल रिंग और अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर है x का रिंग और इसका हमने होल स्क्वायर कर दिया और ब्रैकेट हमने इनक्लोज कर दिया, और बगल में देखना है क्या है, dt बाई dx, यहाँ पर कितना है, dt अपॉन dx, तो उसको जो है dt अपॉन dx को अभी हम ऐसे ही लिख देते हैं, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन और देखिएगा उसको ध्यान से, dx अपॉन dt। फिर dt जो है इन्वर्ट पर फिर ऊपर चला जाएगा तो पहले जैसा हो जाएगा। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो x का सिंगल रिंग है इनटू और y का एक रिंग है, मतलब कि ये है y का सिंगल रिंग का मीनिंग मैंने लिखा है dy बाई dt है, और dy बाई dt को जब फिर t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो d2y अपॉन dt स्क्वायर हो जाएगा, जो y का डबल रिंग हो जाएगा। y का क्या होगा, डबल रिंग माइनस, फिर यहां y का सिंगल रिंग इनटू x का रिंग है, सिंगल रिंग, तो सिंगल रिंग का मीनिंग है dx बाई dt, और एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो d2x अपॉन dt स्क्वायर, और ये बन जाएगा x का डबल रिंग हो गया, और अपॉन x का सिंगल रिंग का होल स्क्वायर। अच्छा, इसको देखेंगे तो ये 1 अपॉन और dx बाई dt बन गया, और dx बाई dt को ही सिंगल रिंग बोलते थे, x का सिंगल रिंग। सबको टाइम के रेस्पेक्ट में, सॉरी सबको t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ t का मतलब यहाँ टाइम होगा, ये जरूरी नहीं होता है। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे अगर, तो x का सिंगल रिंग, y का डबल रिंग माइनस y का सिंगल रिंग, x का डबल रिंग अपॉन x का सिंगल रिंग का होल रिंग। यहां मैंने ला दिया, और मैंने y1, और ये वैल्यू किसका था, ये जो हमने कैलकुलेट किया, ये किसका वैल्यू कैलकुलेट किया, तो ये हमने कैलकुलेट किया y2 का, और इसको भी एक बॉक्स में हमने इनक्लूड कर दिया, तो y1 भी कैलकुलेट हो गया और y2 भी कैलकुलेट हो गया। अब हम क्या करेंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जब हम निकालेंगे तो देयरफॉर कार्टेशियन वाले फॉर्मूले को ही हम यूज करते हैं, तो 1 प्लस y1 का स्क्वायर, तो मॉड्यूली 1 प्लस और y1, तो y1 का वैल्यू कितना है, y सिंगल रिंग अपॉन x का सिंगल रिंग का होल स्क्वायर है, और टोटल पावर कितना है, टोटल पावर है 3/2, तो 3/2 हमने लिख दिया।
उसके बाद से अब है वहां पर y2, तो y2 का वैल्यू भी हमने कैलकुलेट किया है, तो उसको भी हम यहां पुट कर देंगे। तो कितना है x y, देखिए पहले 1 2 है, पहले जो कोड बनता है 1 2 होता है, यानी इस पर 1 और इस पर 2, फिर 2 1 बनता है, इस पर 2 और इस पर 1 हो गया। और अपॉन में x का सिंगल रिंग का होल क्यूब है, और यहां से हम ब्रैकेट मॉड्यूलस जो है इनक्लोज कर दिए, पुटिंग हमने कर दिया। अब है मेरा सिंप्लीफाई करना। अब जैसे ही हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखिए अब ये y रिंग है, y सिंगल रिंग है, अपॉन में x का सिंगल रिंग है। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऐसा है, ये आएगा मॉड्यूलस और कुछ ऐसा आएगा, ये x का सिंगल रिंग का स्क्वायर प्लस y के सिंगल रिंग का स्क्वायर, और अपॉन में आएगा, ये x का सिंगल रिंग का होल स्क्वायर आएगा, और टोटल पावर होगा 3/2। और ये जो है पार्ट जो है, ये हम इसको इन्वर्ट करके x का सिंगल रिंग का होल क्यूब, और अपॉन में x का रिंग है, और फिर यहां पर y का डबल रिंग माइनस x का डबल रिंग और y का सिंगल रिंग, और ऐसे हमने इंक्लूज कर दिया। अब यहाँ पर 2 छूटा हुआ है, यहाँ पर x का जो रिंग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर भी 2 होगा, उसको अटैच कर लेंगे। x का सिंगल रिंग का स्क्वायर, y के सिंगल रिंग का स्क्वायर, और तब टोटल पावर 3/2 लिखना है उसका। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे जब तो क्या करेंगे यहाँ पर, अब ये जो पावर 3/2 है दोनों के लिए, न्यूमरेटर के लिए भी है और डिनोमिनेटर के लिए, तो देखेंगे x का सिंगल रिंग प्लस x के सिंगल रिंग का स्क्वायर और प्लस में y के सिंगल रिंग का स्क्वायर, और टोटल पावर 3/2, और अपॉन x के सिंगल रिंग का स्क्वायर, और इस पर भी पावर आ जाएगा 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, और इसी के बगल में है x का सिंगल रिंग का होल क्यूब, और अपॉन x का xy, फिर यहाँ पर xy 1 2, यहाँ दे देंगे 1 2, और यहाँ दे देंगे 2 1 2 हो गया, और ये मॉड्यूलस से हम इसको इंक्लूज कर देंगे। अब देखिए, अब ये 2 से 2 कट गया तो x का सिंगल रिंग का क्यूब बन जाएगा, तो इससे ये भी कट जाएगा। अब क्या बच गया उसको लिख देंगे, x का सिंगल रिंग का स्क्वायर, y का सिंगल रिंग का स्क्वायर, और अपॉन xy 1 2 और माइनस x 2 1 हो गया, और ये हमने क्या निकाल दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल दिया। और यहाँ पर क्या करिए, वो सब इनक्लोज करके, और यहाँ पर भी एक ब्रैकेट ले लेते हैं ऐसे, और पूरा जो है यहाँ पर पावर लिख दीजिएगा 3/2। अब ये ध्यान रखेंगे, यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर जो था किसके लिए हम लोग निकाल रहे थे, पैरामीट्रिक फंक्शन के लिए, तो x का रिंग है, फिर इसका स्क्वायर,
एक्स का रिंग और फिर तब उसका स्क्वायर होगा। यहाँ पर भी पावर 2 था, वो मिस्टेक से छूट गया था, 2 है और यहाँ पर भी 2 है और हमने प्रूफ कर दिया ये। और ये फॉर्मूला बन गया किसके लिए? पैरामीट्रिक के लिए। अब अगर हम ये देखना चाहें कि इसका यूज कैसे करते हैं, इसका यूज हम कैसे करेंगे, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि इसका यूज हम कैसे करते हैं।